नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे। हमेशा की तरह फिर से एक बार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। गवर्नमेंट स्कीम या महत्वपूर्ण जो सरकारी योजनाएं हैं उसमें से जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं उन सरकारी योजनाओं के उसको लेकर के आपके समक्ष रहता हूं। पहले ये मंगलवार को आता था, लेकिन अभी इसको रिशेड्यूल कर दिया गया है। अब ये प्रोग्राम आपको रविवार को मिलेगा शाम 6 बजे। ठीक है, तो रविवार को आप इसका इंतज़ार कर सकते हैं। अब से ये मंगलवार से शिफ्ट होकर के रविवार में आ गया। तो आज रविवार है। आज हम चर्चा करेंगे वन रैंक वन पेंशन स्कीम के बारे में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, वन रैंक वन पेंशन, यानी शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं OROP। ठीक है, OROP स्कीम के तहत इसको माना जा सकता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी स्कीम के बारे में। ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह जब हम चर्चा शुरू करते हैं तो पिछले वर्ष के प्रश्नों के ऊपर निगाह डालते हैं। पिछली बार हमने स्मारक मित्र योजना के बारे में आपको बताया था, मॉन्यूमेंट फ्रेंड स्कीम जो थी उसके बारे में बताया था। तो स्मारक मित्र योजना या मॉन्यूमेंट मित्र योजना जो थी उसके बारे में चर्चा करते हुए प्रश्न पूछा गया है कि किस मंत्रालय के अधीन ये चलाई जा रही है। तो मैंने आपको बताया था कि पहले पर्यटन मंत्रालय के अधीन चलती थी, बाद में इसे शिफ्ट कर दिया गया संस्कृति मंत्रालय के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न था इसी से संबंधित एक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए हुए हैं। या सीधे संस्कृति मंत्रालय के अधीन है, कमला देवी चट्टोपाध्याय ने इसे स्थापित करने में मदद की, या पूरे देश में सभी विरासत स्थलों पर नियंत्रण का प्रभारी है। तो देखिए, इसमें से पहला कथन सही है और तीसरा सही है, ये कथन गलत है। तो इस आधार पर 1 और 3 होना चाहिए इसका आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इस विषय पर भी हमारी पिछली बार चर्चा हुई थी कि किस तरीके से जो पुरातत्व विभाग है इसकी निगरानी करता है, इसके अधीन रहता है सारी चीजें। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को याद करा दूं, लगातार चौथा बैच अब स्टार्ट हो चुका है। स्टडी IQ IAS हिंदी फाउंडेशन, हिंदी की तरफ से हिंदी के लिए फाउंडेशन बैचेस शुरू किए गए हैं, जिसमें 3 बैचेस सक्सेसफुली कंप्लीटेड हैं, एडमिशन कंप्लीटेड है उसमें और रनिंग है कंटिन्यूअसली। और अब हम 4th बैच ओपन कर चुके हैं, जिसमें बैच जो नंबर 4 है ये शुरू होने जा रहा है। इसकी जो क्लासेस शुरू होने जा रही हैं ये 22 अप्रैल से शुरू होने जा रही हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि 3 अप्रैल से पिछला बैच शुरू हुआ, जिसमें 7 अप्रैल तक एडमिशन क्लोज हो गया। अब 22 अप्रैल से बैच शुरू होने जा रहा है, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको छूट मिल जाएगी। और छूट मिलने के बाद जो आपको शुल्क देय होगा वो शुल्क होगा 18,999। ये सबसे न्यूनतम शुल्क है। इसको पाने के लिए आपको इस कोड का इस्तेमाल करना ही होगा, अदरवाइज आपको महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो विरद लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, स्पेस नहीं देना है। तो चलिए अब हम चर्चा कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन स्कीम के बारे में, OROP। इसको शॉर्ट में बोलेंगे OROP और फुल फॉर्म है वन रैंक वन पेंशन। वैसे तो ये स्कीम काफ़ी पुरानी है, लेकिन पिछले वर्ष दिसंबर में भी ये चर्चा में रही थी और इस वर्ष अभी मार्च में भी ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही। तो संभावना है, क्योंकि करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पिछले 5-6 महीनों की चीज़ों को जनरली पूछ लिया जाता है, तो ये स्कीम पूछे जाने की संभावना एक लगती है। तो इसलिए आज हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो योजना खबरों में क्यों है, इसके ऊपर अगर हम चर्चा करें तो अभी हमको पता है योजना चर्चा में इसलिए है कि 4 बैचों में OROP बकाया चुकाने के लिए सरकार के कदम पर विवाद हुआ है और ये विवाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। पेंशनर्स का कहना है कि हमको वायदे के मुताबिक पेंशन नहीं दिया गया। ठीक है, अब ये योजना क्या है इसके ऊपर अभी हम डिस्कशन करेंगे, लेकिन योजना में आपको इतना समझना है कि जो सेवानिवृत्त लोग हैं उनको पेंशन देने की एक स्कीम है, जिनके पेंशन की राशि उन तक अभी नहीं पहुंची है और जिन किस्तों में देने की बात करी गई थी उन किस्तों में भी टाल मटोल किया गया है। तो सिंपल सी बात यह है कि जब इस पर विवाद हुआ तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफियर है अभी। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो भी 10 से 11 लाख पेंशन भोगी हैं, जो भी 10 से 11 लाख पेंशन भोगी हैं जिनको OROP स्कीम के तहत पेंशन्स मिलनी चाहिए थी, उन्हें अगले साल फरवरी के अंत तक का मतलब हो गया 28 फरवरी 2024 है, 28 फरवरी 2024 जो है, इस तक 3 आसान किस्तों में आप और 3 बराबर किस्तों में आप इसे जो है दे करके ख़त्म करिए। पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है। अब जब हम सरकार की बात कर रहे हैं तो ये मामला जो है वो किससे रिलेटेड है, सेना से रिलेटेड है। सेना का मतलब हो गया फिर वही डिफेंस मिनिस्ट्री जो है इसमें इंटरफियर करेगी।
तो रक्षा मंत्रालय से संबंधित मामला हो गया ये, ठीक है, रक्षा मंत्रालय। तो यहां पर सरकार का मतलब रक्षा मंत्रालय से हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रही कि नहीं बात? अब अगर हम पेंशनर्स की बात करते हैं तो कितने पेंशनर हैं? 6 लाख पारिवारिक पेंशनर हैं, वीरता पुरस्कार विजेता हैं जिनकी अभी बकाया राशि नहीं दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई जो 6 लाख पारिवारिक पेंशनर हैं और वीरता पुरस्कार विजेता जो हैं, और इसके अलावा जो 70 साल की उम्र के या उससे अधिक के जो सेवानिवृत्त हैं, इन्हें अतिशीघ्र जो है इनका जो बकाया है उसको दिया जाए। ये देने की बात करी गई थी 30 मार्च 2023 तक। और इसके अलावा जो शेष हैं, बचे हुए हैं, उनकी जो बकाया राशि है उसे 30 जून तक हमें दे करके ख़त्म करना है, उनकी जो सेटलमेंट्स हैं वो करना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं चर्चा में इसी वजह से हैं, इस वजह से ये न्यूज़ जो है वो आपको मैंने बताया कि इस समय काफ़ी ज़्यादा मतलब इस विवाद के कारण जो है वो चर्चा में आ रही है। तो अब हम समझेंगे कि ये 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम जो है वो है क्या, यानी OROP है क्या, है ना, जिस पर लेकर के ये बवाल चल रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, OROP की अगर हम बात करें तो सशस्त्र बलों के कर्मचारियों और उनके परिवार के पेंशनरों के लिए, यानी जो आपको मालूम है कि पेंशन किसको मिलती है, जो रिटायर्ड होते हैं, ठीक है, उनको पेंशन मिलती है। और उनकी अगर डेथ हो जाती है तो उनके डिपेंडेंट जो हैं, उनके परिवारजन जो होते हैं, उनको ये पेंशन मिलती है। ऐसे कोई हस्बैंड है, उसकी डेथ हुई है तो उसकी वाइफ को ये मिल रहा है, ऐसा करके, है ना, उनके जो डिपेंडेंट होते हैं उनको मिलता है। तो नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, यानी प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, वर्तमान जो सरकार है, अब वर्तमान जो सरकार है, इसका पहला वाला जो कार्यकाल था 2014 वाला, 2014 से 19 वाला, उस वाले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी। और 2015 में सशस्त्र बलों के लिए जो पेंशनर हैं और उन पेंशनरों के लिए और उनके परिवारजनों के लिए ये OROP स्कीम जो है वो 2015 में एक पत्र के द्वारा, एक सरकारी पत्र था, गैजेट जो था, उसके द्वारा इसको जारी करने की बात कही गई थी। और ये कहा गया था कि 1 जुलाई 2014 से ये पेंशन जो है वो संशोधित होकर के लागू की जाएगी। तो इसकी जो लागू होने की डेट थी उसमें 2015 में घोषित किया गया था, लेकिन इसमें इसका संशोधन वर्ष जो है वो 2014 यानी पिछला वर्ष लिया जाएगा, ऐसा कहा गया था। और ये भी कहा गया था कि ये संशोधित होकर के राशि मिलेगी 2015 से, इसको लागू 2015 में इसको लेकर के आ गया था, 2014 से इसे लागू माना जाएगा और इसे हर 5 साल में रीसेट किया जाएगा। इसे जो है हर 5 साल में रीसेट करने की बात किया गया था, हर 5 साल में रीसेट किया जाएगा। तो 2014 के बाद से अगर रीसेट किया जाए तो कब किया जाए? 2019 में किया जाए, है ना। अब 2019 वाला जो विवाद है वही चल रहा है। 2019 तक जो वायदे किए गए थे वो पूरे मतलब उसमें पेंशनर्स को जो मिलना चाहिए था पेंशन, वो नहीं दिए गए। इसी को लेकर के मतलब जो तमाम सारे जवान हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था, ठीक है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने या केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उसने पिछला दिसंबर का मतलब हो गया दिसंबर 2022, पिछला साल का जो दिसंबर 2022 है, इसमें एक मतलब अब क्योंकि रीसेट करना था इसको, तो 1 जुलाई 2019 से जो OROP स्कीम है उसको सशस्त्र बलों के पेंशनर्स के लिए उसको जो है उनको मंजूरी दे दी गई कि ठीक है अब ये इसको रिफॉर्म करके 2019 से लागू किया जाएगा, पिछले साल दिसंबर 2022 में, और पहले तो 2015 में आया था। तो जो भी संशोधन है उस संशोधन को क्या किया गया, 2019 के संशोधन को यहाँ पे क्या किया गया, उस संशोधन को मंजूरी दी गई। अभी मंजूरी कब मिली? 1 जुलाई 2019 से, ठीक है। तो इसका मतलब 1 जुलाई 2019 से इसको मंजूरी मिली है, दिसंबर 2022 में आया है, तो इसका मतलब ये है कि पिछले जो पेंशन भोगी हैं कैलेंडर वर्ष 2018 के जो पेंशन भोगी हैं उसमें जो सशस्त्र रक्षा बल के जो सेवानिवृत्त हैं जिनकी न्यूनतम और अधिकतम जो पेंशन का जो औसत है उस औसत के अकॉर्डिंग जो है इसको रीसेट करने की बात की गई थी। और जो भी रीसेटेड अमाउंट है उसको जो है वो 30 जून 2019 तक जो सेवानिवृत्त होने वाले जो भी कर्मचारी हैं
उसको इन संशोधन के उनको जो है इस संशोधन के अंतर्गत जो है वो शामिल करने की बात कही गई थी। तो इस संशोधन में 30 जून 2019 तक जो सेवानिवृत्त शामिल हो रहे हैं उसमें अगर हम बात करें तो टोटल पेंशनर्स जो हैं वो 25.13 लाख से अधिक हैं। 25.13 लाख से अधिक जो परिवार, मतलब इसमें जो पेंशनर्स हैं, पेंशनर जो हैं या परिवार पेंशनर जो है, परिवार पेंशनर का मतलब आप समझ रहे होंगे। पेंशनर का मतलब वो व्यक्ति खुद ही जो रिटायर हुआ है, और परिवार पेंशनर मतलब उसकी डेथ होने के बाद जो उसके डिपेंडेंट हैं उनको परिवार पेंशनर कहा जा रहा है। तो इन सब लोगों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें से अगर हम कहें तो 4.52 लाख जो है वो नए लाभार्थी इसमें ऐड हुए हैं पिछले जो पेंडिंग थे उसमें मिला करके। और ये सब जो पेंशनर्स हैं इसमें युद्ध जो विधवाएं हैं या युद्ध में जो विकलांग हैं वो सब भी पारिवारिक पेंशनर्स में ही आते हैं। मतलब आप जैसे मान लेते हैं किसी के पति की डेथ हो गई है युद्ध के समय में, तो उसकी जो पत्नी है उसको पेंशन मिल रहा होगा, या फिर मान लेते हैं किसी युद्ध के समय में कोई व्यक्ति है जो विकलांग हो गया है और अब सेवा नहीं दे सकता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका भी पेंशन यहाँ पर चल रहा होगा। तो ये सब लोग इसमें शामिल हैं। तो इन 25.13 लाख में से 4.52 लाख जो हैं वो नए लाभार्थी हैं जो इसमें शामिल हैं। अब इनको पेंशन देने की बात करी गई है, और उस समय सरकार ने ये कहा, मतलब वही दिसंबर 2022 में, कि एरियर का जो भुगतान है वो 4 अर्धवार्षिक किस्तों में किया जाएगा। 4 अर्धवार्षिक किस्तों का मतलब हो गया साल में 2 बार। लेकिन इसमें जो है पारिवारिक पेंशनरों को छोड़ करके और इसके अलावा जो पारिवारिक पेंशनर और जो विजेता पुरस्कार प्राप्त जो लोग हैं उनको छोड़ करके बाकी लोगों को एक किश्त में पेंशन जो है वो दी जाएगी। ऐसी बात सरकार ने उस समय करी। ठीक है, अब जो बकाया राशि है वो जुलाई 2019 से लेकर के और दिसंबर 2022 के बीच में एक्युमुलेट करी गई थी, उसकी गणना जो है करी गई थी जुलाई 2019 से लेकर के दिसंबर 2022 के बीच में। और हालांकि उसे भी संशोधन में शामिल होना चाहिए था, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया। तो मुद्दा यही है। अब 2023-24 वाला जो रक्षा बजट है, उस रक्षा बजट में पेंशन का जो बजट है उस बजट में 28,138 करोड़ रुपए शामिल है। अब विवाद जो है थोड़ा बहुत वो यहीं पर चल रहा है। इसको जो है 4 अलग अलग पेंशन्स में किश्तों में देने की बात सरकार कर रही है, जबकि पहले आपको मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 किश्तों में उसको देकर के खत्म करना चाहिए, जो कि अभी नहीं खत्म हुआ, तो उसको एक मुश्त देकर के खत्म किया जाए। उसमें सरकार को आपत्ति क्या है। तो ये OROP को लेकर के बकाया की जो समस्या है वही समस्या यहां पर सामने आपकी चल रही है। अब उस समस्या को अगर देखा जाए तो जो सैनिक हैं उन्होंने याचिका दी है सुप्रीम कोर्ट में। उनका कहना है कि इस तरीके की चीज़ों को ये 4 किश्तों में तोड़ करके फलाना ठिकाना करके ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो बात है उसके अगेंस्ट काम किया जा रहा है। इसके लिए अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक सीलबंद जो है लिफाफा भी दिया था सुप्रीम कोर्ट के जज को। क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट के जो माननीय जज हैं उनको इस तरीके का सीलबंद लिफाफा भी दिया गया था चंद्रचूड़ जी को। ठीक है, CJI जो चंद्रचूड़ जी हैं उनको। तो उन्होंने इसको लेने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। मना कर दिया, इधर याचिका भी इन लोग की गई हुई है, तो सरकार के ऊपर एक दबाव है कि भाई इसको एक किश्त में हमें देना चाहिए, लेकिन सरकार जो है इसको नहीं दे पा रही है। ठीक है, 4 छमाही में देने की उसने बात करी है। तो अब दिक्कत यह है कि जो देय राशि है उसको जो समय सीमा के अंतर्गत दिया जाना चाहिए था, 3 किश्तों के अंतर्गत देकर खत्म करना था, अब उसका डेट निकल गया है, डिमांड करी जा रही है। तो अब दिक्कत यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय को भी आदेश दे दिया कि भाई ये जो अपना 6 माही वाला सिस्टम है इसको वापस लो, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको 3 महीने के अंदर भुगतान करने के लिए कहा गया था, तो उसको 3 महीने वाली किश्त में ही भुगतान होना चाहिए। तो अब दिक्कतें क्या हैं OROP की को लेकर के, सरकार के पास में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं सरकार दे पा रही है। सरकार का ये कहना है कि कैबिनेट ने जो अप्रूव किया था जो बजट, ये 28,138 करोड़ रुपए, ये जो बजट अनुमोदित हुआ है इसको 4 किश्तों में भुगतान के लिए किया गया था संसद में, सरकार का ये कहना है। और 2023-24 का जो ये बजट है जो कि 28,138 करोड़ रुपए का है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक साथ भुगतान किया जाएगा इसका,
इसका मतलब ये नहीं है कि इसको एक साथ जो है वो भुगतान हम कर सकें, ये संभव नहीं है, सरकार का कहना है। अब सरकार का कहना क्यों है कि इसे संभव नहीं है? उनका कहना है कि भुगतान की जो प्रत्येक किस्त है, जो अलग अलग किस्त बनेगी, वो किस्त वित्त मंत्रालय को देखना होगा, वित्त मंत्रालय को देखना होगा कि जो रुपए का जो फ्लो है, वो फ्लो जो है उसको संतुलित रखना होगा, कि ऐसा ना हो कि एक साथ वो पैसा रिलीज किया जाए और फिर कहीं से उधारी लेनी पड़ जाए, सरकार के ऊपर कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटीज वगैरह आ जाए। तो इस वजह से सरकार ने उसको डिवाइड किया हुआ है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब वो तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने जैसा कहा था वैसा करना पड़ेगा। तो इन बिटवीन देखना है कि क्या इसका वास्तविक डिसीजन निकलता है, लेकिन ये मतलब यही आपस में एक डिस्कशन है, आपस में यही एक जिसको कह सकते हैं कि सरकार और जो पेंशनर भोगी हैं और सुप्रीम कोर्ट का ही आपस में डिस्प्यूट चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो तो इम्पोर्टेंट है ही। इसको थोड़ा सा और मैं आपको वैसे समझाने का प्रयास करता हूं कि OROP क्या है। अगर OROP को देखा जाए तो इसमें अब जो है ये 2015 से लागू, 2015 में 2014 से लागू किया गया है इसको। तो 1 रैंक 1 पेंशनर्स का मतलब है कि एक रैंक के जो भी अधिकारी हैं उनकी पेंशन एक जैसी होगी, अगर उनकी सेवा की अवधि एक लेंथ की है तो, अलग अलग तरीके की नहीं होगी। इसके पहले कैसे पेंशन दिया जाता था? तो इसके पहले जो पेंशन होता था वो जो वेतन आयोग है उसकी सिफारिशों के अनुसार जो है वो पेंशन मिलती थी पहले। तो आपको मालूम है कि अलग अलग कह सकते हैं कि वेतन कमीशन जो है वो बनते थे, पे कमीशंस। तो उन पे कमीशंस के आधार पर नए नए पे कमीशंस में नए नए पेंशन की स्कीम्स आती थी, उसके अकॉर्डिंग ही वो पेंशन मिलती थी। हालांकि विवाद वहां पर भी बहुत होता था। ठीक है, तो ये चीज हमको ध्यान रखनी कि पहले जो है पे कमीशन की रिकमेंडेशन से चीजें मिलती थी, अब जो है वो OROP से इसको लागू किया गया है, 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम लागू की गई। अच्छा, 1 रैंक 1 पेंशन की स्कीम की बात करी जाए तो इसके लिए, इसको लागू करने के लिए एक समिति थी, संसदीय समिति बनाई गई थी जिसका नाम था कोश्यारी समिति। कोश्यारी समिति, जिसके जो अध्यक्ष थे वो भगत सिंह कोश्यारी थे। भगत सिंह कोश्यारी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये काफी नोन पॉलिटिशियन थे और तकरीबन 2 बार जो है उत्तराखंड के ये मुख्यमंत्री भी रहे हैं, सफल मुख्यमंत्रियों में गिना जाता है इनको। तो उनकी अध्यक्षता में 10 लोगों की एक समिति बनाई गई थी, जिसको जो है संसदीय समिति बनाई गई थी, जिसको कोश्यारी समिति कहा गया। उसके रिकमेंडेशन के आधार पर OROP जो है उसका कार्यान्वयन होता है। और इसके अगर लाभार्थियों की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा लाभार्थी इसके यूपी और पंजाब में। तो बहरहाल ये जो संतुलन है, क्योंकि सरकार ने ये योजना बनाई है, उसका वितरण वो सही तरीके से भी नहीं कर पाए हैं, उसके लिए उन्होंने डेट्स थोड़ी सी बढ़ाई हुई हैं। बहरहाल ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसका कहना है कि जिस तरह से पहले कहा गया था 3 पेंशन की जो किस्त है उसको उसमें समाहित करके दिया जाए, और दूसरा रेस्ट ऑफ जो लोग इस नए संशोधन में आ रहे हैं इनको अगले साल 2024 तक, एनी हाउ फरवरी 28 2024 तक सारी पेंडेंसी क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखते हैं कि सरकार इसमें किस तरीके का निर्णय लेकर के आता है सामने, या सरकार किस तरीके से इस भुगतान को पे करने की बात आगे करता है। बहरहाल तो अब आपको ये जानना जरूरी था कि 1 रैंक 1 पेंशन स्कीम क्या है, उसका वर्तमान विवाद क्या है, उसमें कितने समय के बाद उसको रिन्यू करने की बात करी गई है, इससे संबंधित समिति कौन है, इससे संबंधित मंत्रालय कौन है, वगैरह वगैरह। ये लागू होना चाहिए या नहीं लागू होना चाहिए, इसके प्रॉस एंड कॉन्स के ऊपर भी थोड़ा सा डिस्कशन आपको करना चाहिए अपनी प्रिपरेशन के दौरान। हो सकता है इसमें मेंस से संबंधित कोई क्वेश्चन इस तरीके का बन जाए वगैरह। तो जो भी कुछ आज आप लोगों ने पढ़ा है उसके आधार पर हम एक प्रश्न आपसे पूछ ले रहे हैं, पूछा जा रहा है आपसे कि कौन सा मंत्रालय 1 रैंक 1 पेंशन योजना से जुड़ा हुआ है। वित्त मंत्रालय है कि रक्षा मंत्रालय है कि विदेश मंत्रालय है या फिर राजस्व विभाग है, कौन सा है ये आपको बताना है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि 1 रैंक 1 पेंशन यानी OROP योजना जो है, ये इसके लाभार्थी जो है वो कौन है, कौन लोग इसमें, किन लोगों के लिए स्कीम है। सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त कर्मी पेंशनर्स जो हैं, सेवानिवृत्त कर्मी का मतलब ऐसे सेना के जवान जो रिटायर हो चुके हैं, अब वो पेंशन के अंतर्गत है। दूसरा, सशस्त्र बलों के परिवार पेंशनर्स,
कौन सा कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बताने हैं। जाने से पहले एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि 22 अप्रैल से चौथा बैच शुरू होगा, जिसमें एडमिशन ओपन हो चुके हैं और उसमें एडमिशन लेने के लिए आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप यूपीएससी का कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हो ना, तो आप विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, तो करके आप एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो बैच नंबर 4 है, ये भी शाम को 6 बजे शुरू होगा। पिछले 3 बैच भी शाम को 6 बजे शुरू किए गए थे। जरूर इसमें अपने आप को जोड़िएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम को स्कैन करिए, वहां पे जुड़ जाइए, या फिर स्कैन नहीं कर पा रहे हैं तो टेलीग्राम में लिखिए विरद दुबे 01, वहां से आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आपको वहां पे इसकी पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा विरद दुबे 01 नाम से ही हमारे दूसरे सोशल मीडियाज भी हैं, आप उसमें भी अपने विचार हमसे शेयर कर सकते हैं। अन्य चीज़ों की जानकारी के लिए और हमसे कम्युनिकेशन करने के लिए virad.dubey@studiiq.com इस पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं अपने विचारों को। आज की इस स्कीम प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे एक नई स्कीम के साथ अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।